नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉलिटी के जो पिछला लेक्चर था तो उस लेक्चर में हम लोगों ने जो है जो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला जो हमारा टॉपिक था तो उसमें हम लोगों ने उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और उसका छूटा हुआ पार्ट जो है आज हम इस लेक्चर के माध्यम से उसका कंप्लीट करेंगे। तो ये उसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के बाद में आपके जो सेंटर स्टेट रिलेशन है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेंटर और स्टेट रिलेशन को जो हम समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान देना पड़ता था, जिसमें थे विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो पहले 2 पॉइंटों की हम लोगों ने चर्चा कर ली। तीसरा पॉइंट जो हमारा वित्तीय संबंध है तो इसके संबंध में आज हम लोग इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बात करें वित्तीय संबंधों की, तो वित्तीय संबंध का जो संविधान में उपबंध है तो वो कहाँ पर है, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 जो अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इनमें क्या है, केंद्र एवं राज्य के जो विधायी संबंध किस तरीके से डिसाइड होंगे इनके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है कि कराधान शक्तियों का आवंटन की बात करते हैं। इसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि जो टैक्स लगाया जाता है सरकारों के द्वारा जनता पर, तो वो राज्य सरकार कहाँ पर लगाएगी और केंद्र सरकार जो है किस किस मुद्दे पर लगाएगी। तो जो संघ सूची होती है हमारी, तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं तो अगर इनसे संबंधित कोई, इन सब्जेक्ट से संबंधित कोई अगर टैक्स लगाना है, इन सब्जेक्टों पर अगर टैक्स लगाने की बारी आएगी तो कौन लगाएगा, केंद्र सरकार। वही राज्य सूची के जो विषय होंगे उन पर अगर कोई टैक्स लगाने की बात आएगी तो वो राज्य सरकार लगाएगी। और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं तो उन पर जो है केंद्र एवं राज्य दोनों ही टैक्स लगा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग को देख लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र एवं राज्य के जो वित्तीय संबंध है तो उनको भी प्रभावित करता है। कैसे, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो कराधान व्यवस्था होती है, कराधान व्यवस्था का निर्धारण कौन करता है, वित्त आयोग करता है। ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण कौन करता है, तो ये वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग का काम क्या है, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो राज्यों को बंटवारा जो हो गया, राज्यों का हिस्सा और केंद्र का हिस्सा, तो ये बंटवारे का काम कौन करता है, वित्त आयोग करता है। और बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो जो राज्य वित्त आयोग होता है ये क्या करता है, ये जो है राज्यों के द्वारा जो है जो पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, तो उनको जो धन आवंटित करता है तो उनके निर्धारण का काम कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देख लेते हैं कि केंद्र एवं राज्य जो ऋण लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं और कैसे, किस चीज़ की गारंटी देकर उनको जो है ऋण मिलता है, यानी कि उधार मिलता है। सबसे पहले बात करें केंद्र सरकार की। देखिए, केंद्र सरकार या तो भारत में ही किसी से ऋण ले सकता है, या इसके बाहर से मान लीजिए किसी अन्य देश से भी वो ऋण ले सकता है। तो वो क्या करेगा कि भारत की संचित निधि की गारंटी देकर ऋण लेती है। जो केंद्र की सरकार होती है वो गारंटी किसकी देती है, जो भारत की संचित निधि है उसकी गारंटी पे वो ऋण देती है। कि वो कहती है कि अगर आपको जब ऋण चुकाने की बारी आएगी तो आपको जो पैसा है वो भारत की संचित निधि से आपको दिया जाएगा। और आगे देखते हैं कि लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा का निर्धारण कौन करेगा, संसद द्वारा किया जाएगा। तो इनकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। अगर वही बात अगर हम राज्य में कर लें तो राज्य को जो है, देखिए क्या होता है कि राज्य मान लीजिए अगर भारत में ही किसी से ऋण लेगी, किसी से अगर कर्ज लेगी भारत के अंदर में ही, तो क्या होगा, तो वो किसको गारंटी देगी, वो राज्य की संचित निधि को गारंटी के तौर पर देती है कि आपको जब पैसा देने की बारी आएगी तो आपको राज्य की संचित निधि से पैसा आपको दिया जाएगा। और इसकी सीमा कौन निर्धारित करता है, राज्य का विधानमंडल। अब देख लेती है कि अगर राज्य को किसी बाहर से पैसा लेना हो, मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या किसी दूसरे देश से पैसा लेना है, तो उसमें क्या होगा, केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए होगी, तभी वो ऋण ले सकती है बाहर से। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो सरकारें जो ऋण लेती हैं वो किस तरीके से लेती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतर सरकारी उन्मुक्तियों की बात कर लेते हैं। तो कुछ उन्मुक्तियां हैं, मतलब कि उन्मुक्तियां का मतलब कि छूट जो है वो किस तरीके से मिलती है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट में जो है केंद्र की कोई परिसंपत्ति है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, राज्य जो टैक्स लगाएगा किसी चीज़ पर, तो अगर वो केंद्र की परिसंपत्ति जो होती है तो उस पर उससे छूट मिली होती, तो राज्य क्या करेगा, केंद्र की जो परिसंपत्ति होगी उस पर कर नहीं लगाएगा। या सेम कंडीशन राज्य की होती है, अगर राज्य की कोई परिसंपत्ति है तो अगर केंद्र कोई कर लगाता है तो वो राज्य की परिसंपत्ति को उससे छूट मिली होती है, तो इस पे उसको जो है कर नहीं चुकाना पड़ेगा।
अब हम लोग बात करेंगे कि आपातकाल के प्रभाव। देखिए आपातकाल जब लगाया जाता है तब भी तो कहीं ना कहीं वित्तीय संबंध प्रभावित होते हैं। तो वित्तीय संबंध इसमें क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहाँ पर आप आपातकाल वाला चैप्टर उठा के पढ़ लीजिए। आपको बहुत ही डीप में आपको मैंने समझाया था किस तरीके से परिस्थितियाँ बदलती हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ। तो देख लेते हैं कि क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं। प्रवृत्तियों का मतलब वही है कि जो केंद्र एवं राज्यों के जो संबंध हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको लेकर जो है केंद्र एवं राज्य के बीच में तनाव बना रहता है, तो जो हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो जो केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तनाव बना रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जो है इच्छा के मुताबिक ही राज्यपाल की नियुक्ति करती है। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होगी। तो ये केंद्र सरकार पर ही निर्भर होता है कि वो किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाएगा, और राज्यपाल वो उसी मतलब कि वही सेकंड पार्ट हम लोग देखें कि राज्यपाल का पार्टीवादी रवैया, मान लीजिए कोई खुद की पार्टी का ही कोई सदस्य तो उसको भी राज्यपाल बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगा। और क्या करेगा, पार्टी हित में क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए भी बोल सकता है। और क्या होगा कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाती है। तो जो केंद्र के जो फोर्सेस होती हैं तो उनकी तैनाती केंद्र कहाँ कर देता है, राज्यों में। तो इससे भी कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न हो जाता है। और देखते हैं कि राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जब आरक्षित रखा जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं केंद्र एवं राज्यों के संबंध में इनमें तनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव। देखिए इसमें मतलब ये है कि जैसे कि हमारे टोटल जो राज्य हैं 28 हैं स्टेट, तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार पैसा बांटती है वो सबको बराबर नहीं बांटती है। अब ये अनुपात किस तरीके से डिसाइड होगा, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं। तो राज्य एक राज्य कहीं ना कहीं जो जिनको पैसा कम मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं इस बात को मुद्दे को उठाते हैं कि हमको पैसा कम मिला है। और अब देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गवर्नमेंट को देखिए टैक्स अगर बात की जाए तो किस राज्य से सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो मिलता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र एक राज्य है, तो इससे अगर गवर्नमेंट को जो है सबसे ज़्यादा पैसा इनकम कहाँ से मिलती है, महाराष्ट्र से ही। और अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट जो होती है केंद्र की, वो सबसे ज़्यादा पैसा देती किसको, तो वो यूपी को देती है। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र वाले कहेंगे आप पैसा सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से कमा के ले जाते हैं और आप देते कहाँ पे हैं, यूपी को। ऐसे ही और भी स्टेट है तो वो भी कहने लगते हैं कि कहीं ना कहीं मतभेद इस तरीके का बना रहता है कि हमको पैसा कम मिला, दूसरे स्टेट को ज़्यादा मिला। तो इस तरीके के मुद्दे कहीं ना कहीं उठते रहते हैं। और क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन जो भी होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि सेंटर के अधिकारी नियुक्त होते हैं जो राज्यों में कार्य करते हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। और क्या है कि राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण किया जाता है। राज्य सूची के विषय में भी जो है केंद्र घुसकर जो है कानून बना सकती है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर तनाव बना रहता है। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको मेंस में लिखने को आएगा क्वेश्चन, तो आप इन पॉइंटों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये तो हो गए तनाव के मुद्दे। अब बात की जाए, देखिए आपसे क्वेश्चन मेंस में अगर पूछ लिया जाए कि जो केंद्र एवं राज्यों में तनाव उत्पन्न होता है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है और वर्तमान में उसको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, अगर इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप वहाँ पे तनाव 2-4 पॉइंट ये आप तनाव वाले लिख दीजिए और उपाय अभी तक क्या अपनाए गए हैं और क्या क्या प्रोसेस रही है, तो हम लोग इसकी चर्चा आगे करेंगे। देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग, देखिए ये समितियां गठित हुई थी, प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, राजमन्ना समिति, अभी हम लोग आगे चर्चा करें। तो इनका काम क्या था, इनका मुख्य काम बस यही था कि केंद्र एवं राज्यों को कैसे बेहतर बनाया जाए, और तो इस पर काम करने के लिए समय समय पर समितियां गठित हुई। तो ये समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इनकी समितियों का क्रम पूछ लिया जाएगा कि पहले कौन सी, उसका सीरियल आपको मिलाने को दे देंगे, या फिर कौन सी समिति जो है किस सन में गठित हुई, तो ये भी आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेंस में तो आप पॉइंट के रूप में इन समितियों का वर्णन कर सकते हैं कि ये समितियाँ गठित हुई थी, तो केंद्र एवं राज्यों के संबंध बेहतर बनाने के लिए इन समितियों ने ये बातें कही, ये सिफारिशें दी, तो इनकी चर्चा हम लोग चलिए करते हैं।
तो बात करें कि प्रशासनिक सुधार आयोग, तो केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। तो वो किस लिए, वही बेहतर संबंधों को बेहतर करने के लिए। तो 1966 में गठन हुआ। इसकी अंतिम रिपोर्ट कब आई थी? 1969 में। और इसने टोटल कितनी सिफारिशें की थी? 22 सिफारिशें इसने दी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए कुछ इसने जो 22 सिफारिशें की थी, तो इसमें कुछ देखिए 22 की 22 सिफारिशें तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन मैं आपको 2-3 जो सिफारिशें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि आप ध्यान रखिए। नहीं भी अगर याद रखेंगे तो कम से कम इतना याद रखिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ था और किसकी सरकार थी और कब इसने सिफारिशें, टोटल सिफारिशें आप याद रख सकते हैं बस, और ज़्यादा नहीं। तो इसने जो है कि सिफारिश की थी कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि राज्यपाल के रूप में एक ऐसे गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो सार्वजनिक जीवन में प्रशासन से उसका लंबा अनुभव हो, कि वो किसी पार्टी के, मतलब कि वही कहने का मतलब पार्टी के रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए, उसको प्रशासन का लंबा अनुभव होना चाहिए। और क्या कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन उनको दिए जाए, जो जिससे कि जैसे कि उनके जो मुद्दे हैं टैक्स लगाने के, जो जिन पर टैक्स लगाती है, तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा सब्जेक्ट दिए जाएँ, जिससे क्या होगा कि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। और क्या है कि जैसे कि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है स्टेट में, तो कहीं ना कहीं उसमें राज्यों का भी, राज्य अनुरोध करें तभी उनको लगाना चाहिए, राज्य की अनुमति लेनी चाहिए कि तभी उसके बाद में आप जो है फोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं सेंटर की। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों ने प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा सिफारिशें की गई थी। अच्छा, दूसरी समिति हम लोग देखते हैं कि राजभंडार समिति। तो ये कब गठित हुई थी? 1969 में गठित हुई थी। इसमें क्या था कि तमिलनाडु सरकार ने, देखिए इसको किसने गठित किया था? तमिलनाडु की सरकार ने, एक स्टेट की सरकार ने। तो डॉक्टर बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए ये समिति गठित हुई थी। तो 1971 में तमिलनाडु सरकार को इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा। देखिए इसने जो है अपना प्रतिवेदन किसको सौंपा? तमिलनाडु सरकार को सौंपा, और जो केंद्र के द्वारा पूर्ण रूप से इसको खारिज कर दिया गया कि हम जो है इन बातों को नहीं मानेंगे। तो इसने जो भी सिफारिशें करी तो केंद्र सरकार ने खारिज कर दी हैं, तो अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। अब हम लोग, अच्छा इसी क्रम में एक प्रस्ताव आया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये भी देख लीजिए। ये जो भी मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये आप मेंस में लिख के आपको अच्छा सा आपका आंसर जो है बेहतर हो जाएगा, इनको आप पॉइंटों को लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या हुआ था कि 1973 में अकाली दल जो कि पंजाब में है, पंजाब के एक आनंदपुर साहिब में एक बैठक हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र को मात्र रक्षा, इस प्रस्ताव के द्वारा कहा गया था कि केंद्र के पास कौन कौन से विषय होने चाहिए, जैसे उसके पास सिर्फ रक्षा हो गई, विदेशी संबंध हो गए, और संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी जो भी विषय हैं, तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के पास में होने चाहिए। और बाकी के ये जो मुद्दे गिनाए गए थे, तो सिर्फ यही मुद्दे जो है केंद्र सरकार के अंडर में आने चाहिए। तो इसने भी प्रस्ताव दिया था। तो अगली हम लोग देख लेते हैं। इसी क्रम में देखते हैं कि अगला जो आया था वो आया था पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। तो 1977 की बात है। तो इसमें क्या होता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार ने जो था केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया था, और उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया था, जिसको जो है केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। तो उसने भी अपना कुछ पॉइंट लिख के केंद्र सरकार को भेजे थे, तो इनको जो है केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। देखिए इनकी आप जो है जो सन दी गई हुई, इनको आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहती है। देखिए बात करें सरकारी आयोग, कई बार इसको तो कम से कम 10 बार पीसीएस में पूछा होगा। तो इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं इसका जो गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। तो 1983 में जो है केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों को एक, देखिए ये जो थी समिति वो 3 सदस्यीय आयोग था, तो इसका गठन हुआ था। और इसने अंतिम रिपोर्ट कब पेश की थी? 1987 में। 1983 में इसका गठन हुआ था और रिपोर्ट 1987 में पेश की थी। और इसका जो है सार, यानी कि जो सार आधिकारिक तौर पर कब प्रकाशित हुआ? जनवरी 1988 में ये जारी की गई थी। तो इसने टोटल कितनी रिपोर्टें जो हैं, कुल कितनी सिफारिशें की थी? तो इसने टोटल की थी 247 सिफारिशें कुल इसने की थी। तो जिसमें से लगभग जो 180 सिफारिशें थी,
तो उनको जो है केंद्र सरकार ने मान लिया था। और के उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बात थी, केंद्र राज्य परिषद यानी जो कि अंतर्राज्यीय परिषद जिसको बोलते हैं, तो केंद्र राज्य जो परिषद का गठन हुआ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा ही किया गया था ये। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसकी जो कुछ मेन सिफारिशें हैं, चलिए हम आपको वो बता देते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सिफारिशें महत्वपूर्ण थी। तो इसने कहा था कि एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो, जिसे जो है अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए, और इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद 263 के अधीन होनी चाहिए। और इसने सिफारिश की थी कि जो हमारा जो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो इसको बहुत ही संभल के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल जब ही हो कि जब गवर्नमेंट के पास में और कोई विकल्प नहीं बचे, तभी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और क्या कहा था कि जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर लेता है राज्यपाल, तो राष्ट्रपति को इसका कारण बताना चाहिए। ऐसा देखिए अभी क्या प्रोसेस है कि राष्ट्रपति को रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसने सिफारिश की थी कहीं ना कहीं कि राष्ट्रपति को इसका रीज़न बताना चाहिए कि उसका जो विधेयक है राज्य विधानमंडल का, तो उसको रोक के क्यों रखा है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसने सिफारिश की थी। और क्या कही थी कि क्षेत्रीय परिषद बनानी चाहिए, इनसे क्या होगा कि संघीय मामलों में प्रोत्साहन मिलेगा। और क्या कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को क्या है कि राज्य सरकार से परामर्श लेना चाहिए। अभी क्या है कि समवर्ती सूची पर वो कानून बना देती है। तो ये भी इसने सिफारिश की थी कि जो समवर्ती सूची है उसमें जो विषय हैं जिन पर कानून दोनों बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, विषय पे कानून बनाने से पहले राज्य की राय लेनी चाहिए या फिर उससे परामर्श लेना चाहिए। और बात करें तो इसने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसने सिफारिश की थी। और क्या कहा था कि राज्यपाल के जो है 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई ठोस रीज़न नहीं है तो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल को पद से उसके हटा दिया जाए। अभी क्या होती है, जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, राज्यपाल देखते हैं आप स्टेट के राज्यपाल तुरंत ही बदल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सिफारिशें महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये देखिए सभी की सभी। अब बात करें, देखिए आगे जो है एक और पुंछी आयोग है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था, अप्रैल 2007 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन पुंछी ने। और 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और इसने 310 जो है सिफारिशें की थी। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो केंद्र राज्य संबंध है, तो उनको जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम लोगों ने एक एक करके चर्चा कर ली। और केंद्र राज्य संबंधों के बीच में क्या विवादित मुद्दे हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए। और उनको सुधारने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट करती है तो वो भी हम लोगों ने देख ली। क्योंकि जो समितियां इनके माध्यम से कहीं ना कहीं रिव्यू करते हैं, समय समय पर गवर्नमेंट रिव्यू करती है कि आप हमें जो है अपनी रिपोर्ट सौंपें कि किस तरीके से संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमारा जो केंद्र राज्य संबंधों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है आज। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और इसी तरीके के और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पॉलिटी की आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें आपको 33 समथिंग लेक्चर हो चुके हैं। तो आप वहाँ से पूरी पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।